वन प्लस 6T फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है। एक बार बैटरी निकाल के ऑन करके देख लेते। फर्स्ट लोगो बैटरी लो था। फर्स्ट लोगो पे ही फ़ोन लॉन्ग टाइम तक रुक रहा है और उसके बाद सेकंड लोगो आ रहा है। ये कहीं से रिपेयर किया गया फ़ोन है। हाँ, अभी टच चल रही है और फ़ोन थोड़ा सा हैंग होते होते भी चल रहा है। कस्टमर का पहले फ़ोन डेड था, फिर कहीं पे उन्होंने रिपेयर कराया और अब फ़ोन रिस्टार्ट भी हो रहा है और हैंग भी हो रहा है। इसमें कॉमन प्रॉब्लम है, बेसमेंट अननोन आ रहा है। सबसे पहले आप ये चेक करें कि अगर आपका फ़ोन कहीं पे रिपेयर हुआ है, आपको लग रहा है प्रॉपर नहीं रिपेयर हुआ है, तो सेटिंग अबाउट में जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आपको वहीं पे आपको फॉल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई आपका ऐप मतलब कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ, ग्राफिक, I2C लाइन मतलब कोई भी एक अपनी ख़राब है, ओपन है या लीकेज में पड़ी हुई है, तो फिर भी फ़ोन हैंग होता है और कई बार रिस्टार्ट भी होता है फ़ोन। ये सब I2C प्रोटोकॉल का इशू होता है। इसमें I2C प्रोटोकॉल का ही इशू था। अब बोर्ड पे काम किया हुआ है CPU पे और बेसमेंट अननोन आ रहा है, यानी कि CPU से ही वो दिक्कत हो सकती है। अगर फ़ोन फ्रेश होता तो सबसे पहले मैं बेसमेंट पे काम करता, जो BB CPU है। बट इसमें CPU पे काम किया हुआ है तो सबसे पहली ट्राई किसी और बंदे ने CPU रिवॉल्व किया है। तो मेरा यही है कि किसी की स्किल पे उतना ट्रस्ट ना करते हुए सीधा एक बार खुद से चेक कर लेते रिवॉल्व करके। हो सकता है कि यहाँ से ही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए। अगर एक बार आपने CPU रिवॉल्व किया और सेम टू सेम कंडीशन रहती है तो बेसमेंट पे काम करना है। ये पीस किसी ने रिपेयर किया हुआ है, तो ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको 360 पे इजीली रैम भी रिमूव हो जाएगी और ऑलरेडी CPU किसी ने बनाया हुआ है। मैंने परफेक्टली देखा था सारे एंगलों से। तो ग्लू पूरा CPU का भी कटिंग है और रैम का भी कटिंग था, तो जाहिर सी बात है कि CPU और रैम दोनों रिपेयर हो चुके हैं। इसमें कोई मतलब अच्छा ही बंदा रहेगा जो डेड को ऑन कर सकता है, तो शायद यहाँ तक उसका फॉल्ट फाइंडिंग नहीं पहुँचा रहेगा। तो ये फॉल्ट इसका बच गया है, जो कि रिस्टार्ट का इश्यू कंटिन्यू रह रहा है। उसने कस्टमर को रैम प्रॉब्लम बोला था। CPU में 4 ट्रैक टच नहीं हुए बोर्ड पे, शायद वो बेसमेंट के ही होते। कैमरे में शायद नहीं दिख रहे, बट आपको डिस्टेंस या फिर गैप से आइडिया आ जाएगी। यहाँ पे पैड पे ट्रैक टच नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिवॉल्व कर लेते, और रिवॉल्व आप कर ही रहे हो तो एक बार ये भी कंफर्म कर लो कि कई बार कोई बंदे ने CPU वगैरह रिवॉल्व किया है और कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, तो हो सकता है कि ट्रैक ओपन हो गया रहेगा या फिर मिस प्रिंट आउट रहती है या फिर ब्रोकन ट्रैक होता है। तो एक बार फुल क्लीन करके प्रॉपर डायग्नोस कर लो और प्रॉपर देख लो, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि आपका ट्रैक ओपन कटा कुछ भी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने बंदे ने कौन सी PPD यूज़ की है वो मुझे नहीं पता है, बट लो मेल्टिंग यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि PPD 183 या 227 मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पे लो मेल्टिंग सीधा आयरन से हो जाएगा आपका, और उतना पेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो ज़्यादा आपको डी शोल्डर वगैरह कुछ घुमाने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। अब सीधा जो सरफेस लेवल है उसे ही क्लीन करना है, यानी कि सरफेस पूरा 0 ही कर देना है। सेम लो टेम्परेचर पे ही मैंने काम किया हुआ है। शोल्डर जितना हो सके उतना बोर्ड पे लो टेम्परेचर और लो हीट पे आप काम करें, मतलब लो आयरन और लो गन, तो बोर्ड पे डेड रिस्क बहुत कम हो जाएगा आपका। और ड्यूल टोन मैंने गुडविक का यूज़ किया हुआ है ताकि जितना हो सके उतना सरफेस मेरा यहाँ पे ही क्लीन हो जाए। यहाँ पे फिर आपको स्क्रैपर वगैरह कुछ घुमाने की ज़रूरत नहीं होगी और वन अटैम्प्ट में ही पूरा क्लीन हो जाएगा सरफेस।
यहाँ पे क्रॉस बिट यूज़ की गई है। ज़्यादातर क्लीनिंग के लिए क्रॉस बिट ही बेटर ऑप्शन होता है। और जितना आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो टूल्स भी आपके थोड़े से प्रोफेशनल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, बट जितना ज़रूरी होता है वो सब ज़रूरी ही होता है इक्विपमेंट। नहीं, एक भी बॉल आपका डैमेज या फिर ओपन नहीं है, कोई भी प्रिंट यहाँ पे कटा हुआ नहीं है। शायद जो सीपीयू बंदे ने रिवॉल्व किया था वही 2-4 ट्रैक जो टच नहीं हुए थे, हो सकता है वो बेसमेंट के ही हो, और वहाँ से बेसमेंट कनेक्टिविटी I2C जो HDSCL रहेगा वो मिस आउट हो गया रहेगा, ताकि आपका बेसमेंट ट्रिगरिंग होता है बट एक्टिव नहीं होता। यानी कि आपका बेसमेंट ऑन होता है लेकिन वर्किंग फंक्शन पे नहीं जाता। ठीक है, सीपीयू रैम को एक बार अपने तरीके से रिवॉल्व कर लेते। ये दोनों शायद हाँ चिपक गए थे। अब जो बंदे ने पीपीडी यूज़ किया है वो पीपीडी अपने को पूरा हटा ही देना है। नहीं आइडिया है मुझे कि कौन सा डिग्री का पीपीडी है, क्या पीपीडी था। और मेरे गन के टेम्परेचर और मेरी स्किल के हिसाब से जो पीपीडी सूटेबल होती है वही टेम्परेचर पे काम करना है। तो ये सारी पीपीडी आपको रिमूव करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉपर सीपीयू को लिफ्ट अप या लिफ्ट डाउन कर पाएंगे। कई बार आलस की वजह से बंदे ये भी करते हैं कि लो मेल्टिंग कर लेंगे और सीधा यहाँ पे सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे, फिर सेम सीन हो जाएगा कि सेट आपका रिस्टार्ट पे आ जाएगा, ऑन हो जाएगा, या फिर बेसमेंट वापस अननोन रहेगा। तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्या आपने भाई मिस्टेक आपसे मतलब क्या मिस्टेक हो चुकी है। ये खास ध्यान रखें, जो ट्रस्टेड चीज़ से आप काम कर रहे हैं डेली, जितना हो सके उतना उससे ही परफॉर्मेंस करें। यहाँ पे सीपीयू पे लो मेल्टिंग ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लो मेल्टिंग पहले किया है। क्योंकि सारे बॉल जब आप रैम पे पोर्शन जो क्लीन कर रहे थे तो बहुत सारे बॉल आपस में चिपक गए रहते या फिर अनबैलेंस हो जाते पूरे। सेम फंक्शन सारी पीपीडी को रिमूव कर दो। मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने सीपीयू रिवॉल्व किया था वही कंडीशन पे यहाँ पे आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है कि आपने उसको ब्लैक पेस्टेड क्लीन किया है और आप फर्स्ट टाइम ही रिवॉल्व कर रहे हो, बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। 183 मैंने काइसी का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ड्यूल एक साथ ही में लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्टेंसिल बहुत से बंदे की फूल जा रही है, कमेंट भी आ रही है। तो स्टेंसिल आपकी ज़्यादा ग्रिप जो ट्वीज़र वगैरह आप यूज़ करते हो, अगर आप उसे ज़्यादा प्रेशर से ग्रिप करोगे तो स्टेंसिल ऑब्वियसली फूल जाएगी, या फिर आपका एयर कुछ ज़्यादा रहेगा तो फिर भी स्टेंसिल आपकी फूल जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेंसिल को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ओनली आपको ग्रिप देना है कि आपका स्टेंसिल जो सीपीयू के बॉल्स है वहाँ से हिल ना जाए। आपको उसको दबा के पूरा नहीं, प्रेशर से मतलब उसको नहीं टच करना है, करे आपको उसको होल्ड करना है। और दबा दबा के पीपीडी यहाँ पे फिलअप नहीं करना है आपको। जितना थिकनेस ये स्टेंसिल का है उतना ही पीपीडी वो कंज्यूम करना चाहिए जो आपका रैम है, तब जाके आपके सारे बॉल सेम लेवल पे बन जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रेशर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी, और ना तो आपको ब्लेड वगैरह से कुछ काटने बटने की यहाँ पे ज़रूरत आएगी। वन शॉट में खाली मैं होल्ड ही करता रहता हूँ स्टेंसिल को, यहाँ पे प्रेशर वगैरह नहीं दिया हुआ है और इजीली रिबॉलिंग हो जाता है। क्लियर है, सारे बॉल परफेक्टली रिबॉल हो चुका है। सीपीयू और रैम दोनों को एक साथ ही लगा देते, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। और ताकि यहाँ से अगर आपका काम ना हो तो मुझे वापस बेसमेंट भी इसका चेक करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सीपीयू रैम दोनों एक साथ ही लगा देते। अगर आपसे दोनों एक साथ नहीं लग रहा है तो आप रैम और सीपीयू दोनों अलग अलग लगाए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सीपीयू रैम वगैरह की, उतनी आपको अच्छी ग्रिप आ जाएगी।
दोनों को सेम टाइम पे आपको टेम्परेचर देना है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 183 pd का अगर यूज़ किया है तो 360 पे दोनों एक साथ लिफ्ट डाउन कर देंगे, यानी कि प्रॉपर ग्रिप कर लेंगे बोर्ड के ऊपर। और आपको ट्विंस मूवमेंट देनी है यहाँ पे। अगर आप सीपीयू को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो रैम को आपको लेफ़्ट टू राइट करना है। ये मूवमेंट से आपका दोनों प्रॉपर ग्रिप हुआ कि नहीं वो आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरा रैम या सीपीयू कुछ भी मूवमेंट लेगा तो मैं इंस्टेंट फाइनल टचअप से सीधा चेक कर लूँगा। अगर मेरा सीपीयू लेफ्ट एंड राइट जाएगा तो मैं रैम को अप एंड डाउन कर दूँगा। मूवमेंट, हाँ ले रहा है मूवमेंट सीपीयू। थोड़ा बोर्ड को चिल्डअप होना देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक साथ बिठाए हुआ है। तो आपको फ़ैन वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे भी चिल्डअप कर सकते हैं। बट अब फ़ैन का भी यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम गन के 10 सेकंड के बाद ही आप फ़ैन का यूज़ करें। सीधा इंस्टेंट आपको फ़ैन नहीं घुमा देना है ऊपर, वरना कई बार बॉल सारे आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। बोर्ड थोड़ा ठंडा हो चुका है, सीधा एक बार चेक कर लेते। ये बंदे तो चार्जिंग ऐसी तक पहुंच गए थे, जो टाइगरीजर डायोड वगैरह रहती है वहाँ पे सेट ऑन है, मतलब परफेक्टली रैम सीपीयू बैठ चुका है। %11 चार्जिंग है इसमें। फर्स्ट लोगों जब देखा था फर्स्ट टाइम मैंने ये फ़ोन को, हैंग होते होते चल रहा था और लॉन्ग टाइम तक फर्स्ट लोगो रह रहा था। बट अब इंस्टेंट सेकंड लोगो आ चुका है, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो पहले मैंने दिखाया था बेसमेंट अननोन था, IMEI नंबर नहीं आ रहे थे, तो अब सीधा आपको वहीं पे ही फोकस करना है। अगर आपका IMEI नंबर और बेसमेंट आ रहा है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। IMEI नंबर और बेसमेंट से CPU रिस्टार्ट इसलिए मारता है क्योंकि कई सारे सेटों में I2C प्रोटोकॉल से मैचिंग हुआ रहता है, बाकी हर एक फ़ोन में ये पॉसिबल नहीं होता है। IMEI भी आ चुके हैं और बेसमेंट भी सेम आ चुका है, बेसमेंट वर्जन, यानी कि सेट का जो फॉल्ट था वो सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।